नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली शहर में रहते हैं, जिन्होंने अपना बैग पैक किया, अपना ज़रूरी सामान उसमें रखा और अपना घर खाली कर दिया किसी सुरक्षित जगह पर जाने के लिए? यकीन जानिए, अगर आप उनमें से एक नहीं हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि कल शाम से लेकर रात तक और रात भर देश की राजधानी दिल्ली में अफरा तफरी का वो आलम था, वो हालत थी जहां रात भर लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में मारे मारे फिरे। और ऐसा लग रहा था कि जो घर पर बाकी थे वो एक तरह से एक उन्मादी हिंसक भीड़ का इंतजार कर रहे थे। कुछ इस तरह की हालत थी। अफवाहों का बाजार इस कदर गर्म था कि दिल्ली का शायद ही कोई कोना ऐसा बचा हो जहां पर यह अफवाह नहीं हो कि वहां दंगे होने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 5-6 दिन से लगातार जिस तरह के हालात रहे हैं, और ख़ासकर शुरू के 3 दिन 24 तारीख से शुरू होकर 27-28 तारीख तक जिस तरह से भारत की राष्ट्रीय राजधानी में दंगे हुए हैं, ख़ास इलाके में, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और आप ये भी जानते हैं कि भारत में इतिहास रहा है दंगों का, और दंगों में अफवाहों का जो रोल है उसको भी हम अच्छी तरह समझते हैं। दिल्ली पुलिस ने हालांकि इसमें पूरी मुस्तैदी दिखाई और इन अफवाहों को एक तरह से लगाम देने का काम किया। और बड़ी तारीफ होने लगी दिल्ली पुलिस की कि उन्होंने अपने काम करने के लिए, जो उनकी ड्यूटी है, जो उनका फ़र्ज़ है, कि वो इस तरह से अफवाहों को अंजाम ना होने दें, इसके अलावा हिंसा को रोकें, लॉ एंड ऑर्डर की परवाह करें, सिर्फ उस काम को करने के लिए उनकी तारीफ होने लगी। क्यों हुई ये तारीफ? पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे। अच्छी तरह का हिंदुस्तान में ही रहा आजादी आजादी। इस खास वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये 4 लड़के हैं जो जख्मी हालत में पड़े हुए हैं, जिनको पुलिस ने मारा है। और पुलिस अब इनसे राष्ट्रीय गान गवा रही है और साथ साथ बोल रही है कि अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो ये राष्ट्रीय गान गाओ। ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो चुका है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन्स पर भी हो। लेकिन इसमें एक जो लड़का है जिसको आप अभी तस्वीर में देख रहे हैं, ये हमारे बीच नहीं है। इस युवा का नाम था फैज़ान। फैज़ान की पूरी कहानी एक पत्रकार अनुमेहा यादव ने अपनी ज़बानी लिखी है, उन तमाम लोगों से बात करके जो कि इस पूरी घटनाक्रम में शामिल रहे, चाहे उसमें डॉक्टर्स हों, चाहे चश्मदीद गवाह हों, या वकील हों, या फैज़ान के परिवार वाले हों, जिससे काफ़ी हद तक ये साबित हो रहा है कि न सिर्फ कि इन दंगों में दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसमें न सिर्फ कि पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय रही हिंसा को रोकने में, बल्कि सक्रिय भूमिका निभाई है। इससे पहले कि आप पत्रकार अनुमेहा की बात सुने, मैं आपको कुछ सिलसिलेवार तरीके से पूरा घटनाक्रम बताती हूँ, जिससे काफ़ी हद तक ये साबित होता है कि हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं पूरे घटनाक्रम को देखते हुए कि पुलिस का जो वर्जन है इस पूरी घटना को देखकर उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। किस तरह से पुलिस ने बाकायदा सक्रिय भूमिका निभाई है जो दंगे हुए हैं, जो हिंसा हुई है दिल्ली की उसमें। इसमें सबसे पहले 24 तारीख को इन तीनों लड़कों के साथ फैज़ान की भी पिटाई की गई। वो लड़के वहाँ पर सड़क पर लेटे हुए हैं, कराह रहे हैं, और कराहने के दौरान आप आवाज़ सुन रहे हैं कि पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय गान सुनाइए। उनमें से कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, जो नहीं गा पा रहे हैं उनको और ज़्यादा मार पड़ रही है। इसके बाद रिपोर्ट ये कहती है कि इस तमाम पिटाई के बाद उनको घसीटते हुए जीप में ले जाया गया। अस्पताल में उनको मतलब शुरुआती जो जिसे इलाज कहते हैं, वो इतनी गंभीर चोटें आने के बावजूद शुरुआती इलाज उनका हुआ। 2-4 टाँके लगने के बाद उनको पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस थाने में उनके साथ क्या हुआ ये जाहिर है वही लोग जानते हैं, लेकिन 36 घंटे तक बिना किसी इलाज के इन चारों को वहाँ पर रखा गया। जो चश्मदीद हैं वो ये बताते हैं कि इतनी बुरी हालत थी फैज़ान की कि फैज़ान को अगर पानी दिया जाता था पीने के लिए तो वो उल्टी कर रहा था बार बार। अनुमेहा यादव, जिन्होंने इस पूरी खबर को बहुत बारीकी से, करीबी से इसको कवर किया, आइए हम उनसे सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम होते हुए देखा। जब उनकी हालत बिगड़ने लगी ऑलमोस्ट 30 घंटे के बाद, तो उन्हें रिहा कर दिया गया। जब वो रिहा करने के बाद परिवार ने उन्हें एलएनजेपी में दोबारा दाखिल कराने की कोशिश करे ताकि उनका इलाज हो सके, क्योंकि लोकल डॉक्टर कह रहे थे इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई हम नहीं संभाल पाएंगे। तो एलएनजेपी अस्पताल ने भी उन्हें लेने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ जो पुलिस वाले बैठे थे उन्होंने कहा इनका जीटीबी से एक मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बना हुआ है 24 तारीख का, एक आदमी का 2 जगह नहीं बन सकता, इनका वहाँ है, तो हाँ आप इसको इस एमएलसी यहाँ पे आप दोबारा नहीं बना सकते। इसमें बहुत घंटे बर्बाद हुए। फरवरी
26 की दोपहर को जब उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और किस्मतून उनकी माँ का बता रही हैं कि कैसे वो कभी उठते थे, कभी बैठने की कोशिश कर रहे थे, बहुत छटपटा रहे थे और उनसे एक्सरे भी नहीं कराया जाता, वो इतने ज़्यादा दर्द में थे। ये होने के बाद ज्योतिनगर थाना और भजनपुरा थाना, जहाँ उनको पीटा गया था करदमपुरी मोहल्ला क्लिनिक के सामने, वो दोनों थाने आपस में एक दूसरे पे टाल रहे थे कि आप साइन करिए, नहीं आप साइन करिए। इनकी मौत होने के बाद पुलिस ने फाइनली भजनपुरा FIR में थाने में इसकी FIR करी फरवरी 27 को उनकी मौत के बाद। तब तक उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया, ये जो सब हो रहा था। और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम में भी इतना डिले हो रहा था कि फाइनली परिवार को कोर्ट में जाना पड़ा और कड़काडूमा कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इनका पोस्टमार्टम करिए वीडियो फिल्मिंग के साथ। और फाइनली फरवरी 26 को उनकी मौत हुई थी, लेकिन फरवरी 29 को ही उनका पोस्टमार्टम हुआ और उनकी बॉडी मिल सकी। आगे ये एक बहुत जिस तरह के घटनाक्रम है, जो कॉल रिकॉर्ड, आई विटनेस टेस्टिमनी और MLC वगैरह भी दिखाती है, इसमें एक पुलिस के रोल का जांच होना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने किस तरह से यहाँ बर्ताव किया है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इसमें कौन जिम्मेवार था जिन्होंने इस तरह बर्ताव किया है और इस तरह इलीगली उन्हें कस्टडी में रखा, इलीगली उन्हें मारा, इलीगली उन्हें ट्रीटमेंट डिनाई किया। और इसकी जांच होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन और होम मिनिस्ट्री को इसकी जांच करनी चाहिए। जो नए कमिश्नर हैं उनको इस चीज़ को एज ए प्रायोरिटी लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको उसका ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑटोप्सी ठीक से हो और ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड हो। और फिर MLC जो 24 की है GTB अस्पताल से, और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है जो कि फरवरी 29 को बनी है LNJP में, ये दोनों रिपोर्ट देखने से हमें क्या पता चलता है कि उनके साथ इस दौरान में क्या बीता, क्या क्या चोटें आई, क्या उन्हें घाव थे जिससे उनकी मौत हुई। तो ये बर्बरता के अलावा जो इलाज है उससे इनकार किया गया कि इतनी ख़राब हालत में जब फैज़ान था और उसके दूसरे साथी थे, उनको अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, जो कि पुलिस का धर्म है, उनके काम का ये हिस्सा है। 2 अस्पताल आपस में लड़ते रहे कि ये मामला इस अस्पताल का है या ये मामला उस अस्पताल का है। 2 पुलिस थाने आपस में लड़ते रहे कि ये मामला इस थाने का है, ये मामला उस थाने का है। इन 2 अस्पतालों, 2 पुलिस थानों और पुलिस की बर्बरता और लापरवाही और गैर इंसानी हरकतों के बीच फैज़ान की जान चली गई। क्योंकि फैज़ान को जब तक रिहा करके घर भेजा गया, पुलिस ने फ़ोन किया उसके पड़ोसियों को और पड़ोसियों के ज़रिए परिवार को पता चला, और जब आखिरकार उसको लेकर आए उसके कुछ ही घंटों बाद फैज़ान की मौत हो गई। तो आप ये देखिए, इस पूरी बर्ता में अगर आप ये देखें कि जो पुलिस को रोल को, जिसको हम अभी तक ये कह रहे थे कि निष्क्रिय रहा है, अब हम ये कह रहे हैं कि वो सक्रिय लग रहा है। पूरी रिपोर्ट ये बता रही है। आज दिल्ली पुलिस को ये जवाब देना होगा, ये साबित करना होगा कि वाकई ये जो रिपोर्ट है, या तो ये रिपोर्ट सही है या उसके वर्जन पर हम किस तरह से यकीन करें। और इतना ही अगर काफ़ी नहीं है तो उन्हीं में से एक चश्मदीद, यानी इन 4 युवाओं में से एक, जिसका नाम हम भी नहीं बता रहे हैं, वो रिपोर्ट भी नहीं बता रही है। हम नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा ख़तरा हो। वो ये कह रहे हैं कि हम इलाज करने के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्हें इतना डर है और इतनी गंभीर हालत में ज़ख्मी होने के बावजूद भी वो घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। ये सही वक्त है कि दिल्ली पुलिस को खुलकर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि विश्वसनीयता जो है आम आदमी की उनमें बनी रहे। और सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री, जिनको डायरेक्टली सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है, उनको इस मामले पर जवाबदेह ठहराने का वक्त है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।